हेलो नमस्कार दोस्तों। आप सभी का स्वागत है इनोवेटिव ज्योतिष में। आज हम डिविजनल चार्ट की सीरीज को थोड़ा आगे बढ़ाएंगे और आज मैं बात करूंगा सप्तांशा या D7 चार्ट की। सप्तांशा पे ऑलरेडी मेरे 3-4 वीडियोस अवेलेबल हैं, मगर मैं आज इसके एक डिफरेंट एरिया के अंदर जाऊंगा कि सप्तांशा को हम प्रैक्टिकली किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। इससे पहले आपने मेरे D2, D4, D6, D8 के वीडियोस देखे होंगे। एक इन्फॉर्मेशन मैं देना चाहूँगा कि जो लोग केपी एस्ट्रोलॉजी सीखना चाहते हैं, एडवांस केपी एस्ट्रोलॉजी का मेरा एक बिल्कुल ही न्यू टाइप का कोर्स आने वाला है 15 जुलाई से। तो जो भी फ्रेंड ज्वाइन करना चाहें उसे ज्वाइन कर सकते हैं। पुराने भी स्टूडेंट्स यदि ज्वाइन करना चाहें तो वो भी उसे ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अंदर हम ज़्यादा प्रेडिक्शन एरिया पर फोकस करने वाले हैं। अब मैं शुरू करता हूं सप्तांशा चार्ट की। सप्तांशा चार्ट बेसिकली आपका 5th हाउस का एक्सटेंशन है, मगर आपने कभी सोचा है कि इसको हम D7 या सप्तांशा क्यों बोलते हैं? जबकि आपका यदि आपको प्रॉपर्टी देखनी है, 4th हाउस का जो एक्सटेंशन है उसको D4 बोलते हैं। 2nd हाउस को जिससे हम देखते हैं वेल्थ, उसको D2 बोलते हैं। मगर इसको हम 5th हाउस का एक्सटेंशन होते हुए भी इसको हम सप्तांशा चार्ट बोलते हैं। बेसिकली इसका रीज़न ये है कि जो 7वां भाव है, 7th हाउस, वो पति पत्नी का भाव होता है। जब हम जन्म लेते हैं तो ईश्वर हमें एक जिम्मेदारी लेकर भेजता है अपनी पीढ़ियों को आगे बढ़ाने के लिए, और इसीलिए 2 जेंडर बनाए हैं ब्रह्मा जी ने, एक पुरुष और एक स्त्री, और दोनों जब मिलते हैं तभी हमारी ये पीढ़ी आगे बढ़ती है। तो दोनों जब हम मैरिज करते हैं, हस्बैंड एंड वाइफ, स्पाउस दोनों मिलते हैं, तो जो उसका जो फ्रूट होता है, मैरिज का पर्पस केवल संतान है। ईश्वर की तरफ से मैरिज का पर्पस संतान है। आज के समय पर उसको हम और तरीके की आवश्यकताओं से भी जोड़ सकते हैं। तो जो भी आपका पर्पस है उसका जो फ्रूट है, 7वें भाव से 11वां भाव, 5वां भाव उसका फल है। तो बेसिकली आपके मैरिज के फल को जो डिविजनल चार्ट इंडिकेट करता है वो आपका सप्तांशा चार्ट है। तो एक्चुअली ये 7th हाउस से ही अटैच्ड है। 7th हाउस का जो फ्रूट है वो हमें D7 चार्ट से मिलता है। अब D7 चार्ट से हम क्या क्या देखेंगे? तो नेचुरली हम संतान के बारे में देखेंगे, जेंडर ऑफ चाइल्ड, लड़का होगा या लड़की होगी, ये भी हम देख सकते हैं। फर्दर प्लेजर फ्रॉम चिल्ड्रन ऑब्लिक रिलेशंस, बच्चों से सुख मिलेगा नहीं मिलेगा, उनसे किस तरीके के रिश्ते होंगे, इन तीनों प्रश्नों का हम यहाँ पर जवाब आज भी देने की कोशिश करेंगे। सप्तांशा के अंदर एक राशि को 7 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया जाता है। हर एक हिस्से की वैल्यू होती है 4 डिग्री 17 मिनट। तो सप्तांशा में 7 भागों में जब हम एक राशि को डिवाइड करते हैं तो 7 सप्तांशा बनते हैं। 7 हिस्सों को, हर एक को सप्तांशा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 हम बोलते हैं। तो 0 से 4 डिग्री 17 मिनट तक पहला हिस्सा होता है, फिर 4 डिग्री 17 मिनट से 8 डिग्री 34 मिनट तक दूसरा हिस्सा होता है, जिसको हम 2nd सप्तांशा बोलते हैं। और इसी तरीके से आपके, मैंने यहाँ पर ये टेबल दी हुई है, 3rd सप्तांशा 8 डिग्री 34 मिनट से लेकर 12 डिग्री 51 मिनट तक हो जाएगा, एंड सो ऑन। तो आपको किसी भी प्लैनेट या लग्न की डिग्री देखकर ये पता होना चाहिए किस सप्तांशा में आएगा। सपोज कोई प्लैनेट 20 डिग्री है तो वो समझिए 5th सप्तांशा में जाने वाला है। कोई प्लैनेट सपोज 10 डिग्री है तो आप समझिए वो 3rd सप्तांशा में आएगा। कोई प्लैनेट यदि 26 डिग्री है तो वो आपका 6th सप्तांशा में आएगा। ये आपको समझने की जरूरत है, तभी आप सप्तांशा चार्ट समझ पाएंगे। इससे पहले मैंने किसी में भी मैथमेटिकल पार्ट को नहीं लिया था। हालांकि आप बनाना सीखना चाहते हो तो मेरा यहाँ पर डिविजनल चार्ट पर बेस्ड एक मेरा मैथमेटिकल एस्ट्रोलॉजी की प्लेलिस्ट है, उसके अंदर जाइए और सभी तरीके के आप मेन डिविजनल चार्ट वहाँ पर बनाना सीख सकते हैं। अब यहाँ पर मैं आऊँगा, इसकी यूटिलिटी क्या है 7 हिस्सों में जब इसको डिवाइड कर दिया। तो स्कंद पुराण के अंदर दिया हुआ है कि आपके जो 7 हिस्से होते हैं D7 चार्ट के, वो 7 महासागरों से रिलेट किए गए हैं। 7 महासागर हैं अर्थ के ऊपर, उनसे इन 7 सप्तांशाओं को रिलेट किया गया है। और हर सप्तांशा के जो करेक्टरिस्टिक है, जो उसके गुण हैं, वो उस जिस महासागर से उसको अटैच किया है उससे मिलते जुलते होंगे।
ये बात आपको नहीं समझ में आई होगी, अभी मैं इसको समझाता हूँ। देखिए, तो सबसे पहले मैं सप्तांश चार्ट कैसे बनता है उसके बारे में थोड़ा आपको आइडिया दूंगा। यहाँ पे उसकी जरूरत पड़ने वाली है इसलिए आइडिया दूंगा, अदरवाइज मैं देता नहीं। दो तरह की लग्न हो सकती है नेटिव की, या तो इवन लग्न होगी नेटिव की, या ऑड लग्न भी हो सकती है। ये एक इवन लग्न है, एक मैं ऑड लग्न की कोई कुंडली ले लेता हूं। दोनों में इसको बनाने का तरीका अलग होता है। देखिए, यदि इवन लग्न की कुंडली है तो उसमें हम क्या करते हैं, आपका देख लेते हैं लग्न का एक्चुअली किस सप्तांशा में आ रही है। ध्यान से देखिए, इवन लग्न की कुंडली है और ये 24 डिग्री 6 मिनट है। जो मैंने अभी टेबल बनाई थी उसमें देखिए 24 डिग्री कहां पर आएगी, 6th सप्तांशा में आएगी। अब इसका सप्तांशा चार्ट मुझे बनाना है तो मैं क्या करूंगा, देखिए यहां पर जब इवन लग्न की कुंडली है तो 7वें भाव से काउंट करेंगे, यहां से काउंट करेंगे। अब ये लग्न 6ठे सप्तांशा में आ रही थी तो यहां से 6 काउंट करिए, 1 2 3 4 5 6, तो सप्तांशा की लग्न 7 होगी। देखिए इसकी सप्तांशा की लग्न 7 है या नहीं, ये देखिए D7 चार्ट है, इसकी लग्न 7 है। इस तरीके से हम लग्न निकाल सकते हैं और हर एक प्लेनेट को भी प्लेस कर सकते हैं इस कुंडली में। अब लग्न उसकी 7 हो गई पूरी, आप D7 चार्ट को कंप्लीट कर दीजिए। हर एक प्लेनेट को आपने प्लेस करना है, प्लेस करने का तरीका यही होगा। इवन लग्न की यदि जैसे देखिए ये सैटर्न है आपका 12 साइन में, ये 60 डिग्री 35 मिनट है तो 2nd सप्तांशा में आएगा। तो इसको अपने से 7वीं राशि से काउंट करेंगे, 6 से काउंट करेंगे, 2nd 6 7 2 मतलब 6 7, तो 7 साइन के अंदर सैटर्न आएगा। तो सप्तांशा चार्ट देखते हैं इसका, 7 साइन में आया क्या देखते हैं। देखिए सैटर्न यहां पर 7 साइन में बैठा हुआ है। अभी यदि कोई भी प्लेनेट या लग्न ऑड साइन में हो, ऑड ही साइन में हो, विषम राशि के अंदर हो, जैसे यहाँ पे सूर्य ऑड साइन में बैठा है, जुपिटर ऑड साइन में बैठा है, तब 7वें भाव से गिनने की जरूरत नहीं है, वहीं से गिनेंगे जहां पर वो बैठा हुआ है। तो सूर्य देखिए 3 साइन में बैठा है, 14 डिग्री 45 मिनट, आप ध्यान से देखोगे तो 4थे सप्तांशा में आएगा। यहाँ पे दिखा देता हूं मैं, 14 डिग्री आपका 12 से 17 के बीच में 4थे सप्तांशा में आएगा। तो सूर्य को यदि मुझे रखना है यहाँ पर, तो वहां पर लग्न 7 आई थी जो सप्तांशा कुंडली हमने बनाई थी। अब यहां से 4थे सप्तांशा में आएगा तो यहीं से गिनिए 1 2 3 4, 6 साइन के अंदर सूर्य आएगा सप्तांशा कुंडली के अंदर। तो देखिए सप्तांशा कुंडली में सूर्य 6 साइन में है। तो इस तरीके से हम D7 चार्ट बना सकते हैं। तो D7 चार्ट में इंपॉर्टेंट आपकी लग्न की है, यदि लग्न ऑड है तो वहीं से गिनना है, लग्न ऑड हो तो वहीं से गिनना है। देखिए एक और कुंडली ले लेता हूं, इस व्यक्ति का मुझे D7 चार्ट बनाना है तो उसकी लग्न क्या होगी वो डिसाइड करूंगा, वो लग्न से डिसाइड होगी। इसकी लग्न में 1 साइन है और लग्न का आपका 18 डिग्री 55 मिनट है। 18 डिग्री 55 मिनट 5वें सप्तांशा में आएगा। देखिए 5th में आएगा 17 के बाद से 21 तक, तो 5th सप्तांशा में आएगा। तो मैं क्या करूंगा, देखिए इसकी जो 1 से ही काउंट करेंगे क्योंकि ये ऑड है, विषम है तो यहीं से काउंट करेंगे। 5th सप्तांशा में आ रहा है तो यहां से गिनिए आप 5, 1 2 3 4 5, तो इसकी सप्तांशा की लग्न 5 हो जाएगी। देखते हैं सप्तांशा चार्ट लग्न 5 होती है क्या। देखिए सप्तांशा की लग्न 5 है। इस तरीके से हम D7 चार्ट बनाएंगे। तो जो D7 चार्ट बनेगा वो इस बात पर डिपेंड करेगा कि आपकी असेंडेंट, आपकी लग्न कुंडली की लग्न इवन है या ऑड है, उस हिसाब से D7 चार्ट अलग अलग तरीके से बनेगा। तो आपका सप्तांशा में एक राशि को 7 हिस्सों में डिवाइड करते हैं, 7 हिस्सों में डिवाइड करके एक हम चार्ट बनाते हैं जिसे हम सप्तांशा चार्ट बोलते हैं। और बच्चों से रिलेटेड, संतान से रिलेटेड सारी बातें सप्तांशा चार्ट से देखी जाती हैं। अब हम देखते क्या है, उन चीजों पर सबसे पहले फोकस करना है, किस तरीके से कौन सी चीज को देखा जाता है। मैं यहाँ पर प्रैक्टिकली आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। देखिए संतान होगी या नहीं होगी उसको देखने के बहुत सारे तरीके हैं। मैं यहाँ पर संतान को पूरी को नहीं पढ़ा रहा हूं, मैं केवल सप्तांशा चार्ट की यूटिलिटी बताऊंगा। केवल सप्तांशा चार्ट सफिशिएंट नहीं होता है, मगर फिर भी आप सप्तांशा चार्ट को किस तरीके से यूटिलाइज करेंगे। आप 3 प्लेनेट को इंपॉर्टेंस देनी है और कुछ भी नहीं करना आपको। लग्न कुंडली के 3 प्लेनेट, आपका लग्नेश जिसे हम लग्न लॉर्ड बोलते हैं, नंबर 2 5th लॉर्ड पंचमेश, और तीसरा जो कारक होता है संतान का जुपिटर। इन तीनों को D1 के लग्नेश,
D1 के पंचमेश और जुपिटर को आप D7 चार्ट में जाकर देखिए। यहाँ पर D1 का लग्नेश है आपका मार्स, D1 का पंचमेश है यहाँ पर जिसे फिफ्थ लॉर्ड बोलते हैं, दैट इज सन और जुपिटर। तो मार्स, सन और जुपिटर की स्थिति आप D7 चार्ट में जाकर देखेंगे। यदि वो तीनों की स्थिति ठीक है तो संतान आसानी से हो जाएगी, और तीनों की स्थिति खराब है तो संतान होने की पॉसिबिलिटी कम होगी, और बाय द वे हो जाती है तो उससे रिश्ते आपके जरूर खराब रहेंगे। अब इस व्यक्ति के केस में जस्ट समझाने के लिए मैं लेता हूं कि आपका इसका जो फिफ्थ लॉर्ड है सूर्य, देखिए वो स्वयं राशि का लग्न में आकर बैठ गया है, तो इसका प्लेसमेंट बहुत अच्छा है। फिफ्थ लॉर्ड का प्लेसमेंट बहुत बेटर है। जुपिटर को देखता हूं तो जुपिटर भी स्वयं राशि का बैठकर अपनी ही राशि में बैठा हुआ है, 5वें भाव में बैठा हुआ है, तो देखिए केंद्र और त्रिकोण में बैठे हुए हैं। और अब लग्न लॉर्ड मार्स की स्थिति भी देख लेता हूं, तो मार्स भी स्वयं राशि का बैठा हुआ है, तो इसका परफेक्ट है। इसकी जो संतान होगी वो राम जैसा पुत्र या उसी जैसी गुणों वाली पुत्री होगी कि जो तीनों प्लेनेट है यहाँ पर, इसको कोई भी परेशानी नहीं होगी, ना कोई सर्जरी की रिक्वायरमेंट होगी, आसानी से संतान प्राप्ति होगी। इस तरीके की हम प्रेडिक्शन इसको दे सकते हैं, क्योंकि इसके जो तीनों पैरामीटर यहाँ पर जो आप कहोगे ना सबसे अच्छे तरीके से आप रख दीजिए, उस तरीके से रखे गए हैं। स्वयं राशि में बैठे हैं, केंद्र और त्रिकोण में भी रखे हुए हैं, कोई ऐसा बहुत मेजर एफ्लिक्शन नहीं है। हालांकि जुपिटर पे है पर इसमें उतने एफ्लिक्शन को देखने की जरूरत नहीं है। भाव और राशियों पर ज्यादा ध्यान दें। वो यदि केंद्र और त्रिकोण में जाकर बैठ गए हैं, अब नियम लिख सकते हैं सारी चीजें। और ये मैं आपको जो चीज़ें बता रहा हूँ अपनी लर्निंग के बेस पे बता रहा हूँ, आपको एक किसी बुक्स में बिल्कुल भी नहीं मिलने वाली है। इसलिए आप इन वीडियोस को देख रहे हो, आप उनके नोट्स आप तैयार करें, और क्योंकि मैं अपने जो मेंटल नॉलेज के बेस पर आपको ये बता रहा हूँ सारी चीज़ें। तो अब आपको 3 चीज़ें देखनी है। आपको संतान कैसी होगी, नहीं होगी, डिफिकल्टी से होगी, और वो आपके उससे किस तरीके के रिश्ते होंगे। पहला आपका सबसे बेटर तरीका है, मैं केवल D7 की यूटिलिटी बता रहा हूँ, D1 की नहीं बता रहा है, पहले क्लियर कर देता हूँ, और ना ही मैं संतान पढ़ा रहा हूँ। D7 को कैसे यूटिलाइज करना होता है कि D1 के आप लग्न लॉर्ड, फिफ्थ लॉर्ड और जुपिटर को D7 में जाकर देखा, उनकी तीनों की स्थिति ठीक है। अब 3 में से ऐसा हो सकता है कहीं पे 2 की स्थिति खराब हो, 1 की भी खराब होगी तो आपको थोड़ी लिटिल डिफिकल्टी आएगी, 2 की खराब होगी तो आपकी परेशानी होगी संतान प्राप्ति में भी और उनसे रिश्तों में भी आपके ऊंचे नीचे रहेगी, और तीनों खराब हैं तो आप समझ लीजिए कि आपको संतान प्राप्ति के लिए एफर्ट करने पड़ेंगे, आसानी से नहीं मिलने वाली है। और जो आपको संतान भी मिलेगी, आपने देखा है कि अक्सर लोगों को डिफिकल्टी से संतान मिलती है, वो उन्हें परेशान भी ज़्यादा करती है। परेशान करने की वजह ये होती है कि वो ज़्यादा पैम्परिंग चाइल्ड हो जाता है, उसका ज़्यादा ध्यान रखते हैं, तो वो एक तरीके से हाथ से भी निकल जाती है संतान, वो भी एक कारण ये होता है। तो डिफिकल्टी से जब संतान होती है तो उससे रिश्ते भी उतने बेटर नहीं होते। जो संतान बड़े आसानी से होती है उससे रिश्ते भी आसान होते हैं। ये कॉमन सेंस की और कॉमन नॉलेज की बात मैं यहाँ पर बताने की कोशिश कर रहा हूँ। अब दूसरी जो चीज़ें हमें देखनी है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले मैं बताऊंगा कि आपके किस तरीके के रिश्ते होंगे आपकी संतान के साथ। D7 एक्चुअली आपका मैग्निफिकेशन है 5th हाउस का। कैसे होगी वो एक एंगल है, मगर आपकी संतान से कैसे रिश्ते होंगे ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। और संतान कौन होगी, ये दोनों चीजें आप D7 से देख सकते हो। तो मैं अब रिश्तों की यहाँ पर बात करूंगा। तो रिश्तों की बात करने के लिए हम थोड़ा सा यहाँ पर समझते हैं इसको। ये मैंने एक टेबल बना रखी है जिसमें मैंने लिखा है 7 ओशियंस एंड सप्तांशा। आपको 7 ओशियंस के नाम ही नहीं पता होंगे, 7 हम कॉन्टिनेंट्स बोलते हैं, मगर एक्चुअल में 7 ओशियंस माने जाते हैं। अब यहां पर होता क्या है, देखिए असेंडेंट लॉर्ड की डिग्री चेक करेंगे। नोट कर लीजिएगा किसकी डिग्री चेक करेंगे, इट इज डिग्री ऑफ असेंडेंट लॉर्ड, और उसके बेस पर आपको आंसर करना है। बस आपकी कुंडली के असेंडेंट लॉर्ड D1 चार्ट में जो असेंडेंट लॉर्ड है उसकी आप डिग्री चेक कर लीजिए आपकी अपनी कुंडली में। यदि आपकी असेंडेंट लॉर्ड की डिग्री, वैसे क्योंकि संतान एक से ज़्यादा भी हो सकती है, मगर एज पर एस्ट्रोलॉजी जो बड़ा पुत्र है, बड़ी संतान को ही संतान माना जाता है। धर्म की संतान वही होती है, बाकी संतान आपके आगे कर्मों पर निर्भर करती है, आपके किस तरीके से बिहेव करेंगे। मगर आपकी पहली संतान, जीवित संतान जो भी है, उसे आप पहली मानकर चलिए, वो आपके साथ कैसा बिहेवियर करेगी, उसके साथ आपके कैसे रिश्ते होने वाले हैं, चाहे बेटा है बेटी है, वो किस बेसिस पर यहाँ पर हम डिसाइड कर सकते हैं यूजिंग द D7 चार्ट। देखिए आप यहाँ पर देखिए, आपका लग्न लॉर्ड यदि 0 से 4 डिग्री है, आपका डिपेंड करेगा लग्न आपकी ऑड है या लग्न इवन है। ऑड होगी 1, 3, 5, 7, 9, 11 और इवन होगी 2, 4, 6, 8, 10, 12।
यदि आपकी लग्न ओड है और आपका लग्न लॉर्ड 0 से 4 डिग्री 17 मिनट है तो उसे हम बोलते हैं शार सप्तांशा। शार होता है सॉल्टी, बेस को भी शार बोलते हैं, उसको माना जाएगा शार सप्तांशा में है वो। इसी तरीके से शार का मतलब होता है बिटर या सॉल्टी। और यदि आपका लग्न लॉर्ड इवन साइन में 0 से 4 डिग्री 17 मिनट है तब उसे हम बोलेंगे नीर। नीर का मतलब होता है ड्रिंकिंग वाटर, पीने का प्योर शुद्ध पानी, उस सप्तांशा में माना जाएगा। तो आप देखिए आपका लग्न लॉर्ड शार सप्तांशा में, यदि वो ऑड साइन में, सपोज लग्न लॉर्ड आपका 3 साइन में चला गया 0 से 4 डिग्री 17 मिनट तक, तो आप मानिए वो शार सप्तांशा में है। मगर आपके लग्न इवन है और लग्न लॉर्ड आपका नीर साइन के अंदर चला गया, या तो इन दैट केस मतलब वो आपका ये मान के चलिए कि वो यदि इवन साइन में है, लग्न किसमें, इवन साइन में, और लग्न लॉर्ड भी यदि आपका इवन साइन में, मैं थोड़ा सा रिपीट कर देता हूं कि आपको बेसिकली यहां पर डिग्री देखनी है आपको लग्न लॉर्ड की, नॉट लग्न की। यदि लग्न लॉर्ड प्लेनेट इंपॉर्टेंट होगा वो किस सप्तांशा में गया है, फर्स्ट सप्तांशा में गया है, और आपका लग्न लॉर्ड ऑड साइन में गया है। किस साइन में गया है, ऑड साइन, ये ध्यान रखिएगा। तो हम कहेंगे वो शार में गया है, सॉल्टी एरिया के अंदर गया है। वो जिस जगह पे गया है, वो जो समुद्र है, ओशियन है, उसके अंदर जो टेस्ट है वो आपका नमकीन टेस्ट है, आप ये कहेंगे। मगर वही लग्न लॉर्ड इवन साइन में है, इवन, और उसकी डिग्री 0 से 4 डिग्री 17 मिनट है, तो हम उसके कहेंगे वो नीर सप्तांशा के अंदर गया है, मतलब प्योर ड्रिंकिंग वाटर वाले ओशियन के अंदर है वो। इसी तरीके से यदि वो सेकंड सप्तांशा आ जाता है ऑड साइन में, यदि लग्न लॉर्ड है, तो उसे हम बोलेंगे क्षीर। क्षीर का मतलब होता है यहाँ पे मिल्क, दूध। और वो यदि आपका इवन साइन के अंदर है सेकंड सप्तांशा में, तो उसको बोलेंगे मदरा। मदरा का मतलब होता है आपका शराब, लिकर। इसी तरीके से यदि वो थर्ड सप्तांशा में आपका लग्न लॉर्ड ऑड साइन के अंदर 1, 3, 5, 7, 9 में 8 डिग्री 34 मिनट से लेकर 12 डिग्री 51 मिनट तक है, तो हम बोलेंगे वो दही सप्तांशा में गया है। दही का मतलब कर्ड होता है आपका। और यदि वो इवन साइन में है, यहां पर इवन साइन में यदि वो आपका 8 डिग्री से लेकर 12 डिग्री 51 मिनट तक है, तो उसको हम बोलेंगे इक्षु रस। इक्षु रस शुगर केन जूस होता है, गन्ने का रस, उस सप्तांशा में गया है। यदि वो 12 डिग्री से लेकर और 17 डिग्री 8 मिनट तक है, 4 सप्तांशा में ऑड साइन के अंदर है, तो उसको हम बोलेंगे धृत। धृत का मतलब होता है घी, प्योर जो घी होता है उसको हम धृत बोलते हैं, उस सप्तांशा में गया है। और यदि वो इवन में है तभी भी धृत में मानेंगे। बीच में आता है चौथा सप्तांशा, तो इवन साइन में भी धृत में माना जाएगा, ऑड साइन में भी धृत में माना जाएगा। यदि आपका लग्न लॉर्ड ऑड साइन में 17 डिग्री से लेकर 21 डिग्री के बीच में फिफ्थ सप्तांशा में गया है, तो उसको हम इक्षु रस में मानेंगे। इक्षु रस का मतलब मैंने बता ही दिया है, गन्ने का रस। और वो यदि इवन साइन में फिफ्थ सप्तांशा में गया है लग्न लॉर्ड, तो उसको दही सप्तांशा में बोलेंगे। इसके बाद वो यदि आपके सिक्स्थ सप्तांशा के अंदर गया है ऑड साइन के अंदर, तो उसको हम मदरा सप्तांशा में मानेंगे। और इवन साइन के अंदर गया है तो उसको हम शीर सप्तांशा के अंदर मानेंगे। उलट जाएगा एक्चुअली। इसी तरीके से यदि वो आपका 7 सप्तांशा में गया हुआ है ऑड साइन में, तो हम कहेंगे वो नीर सप्तांशा में गया है। और यदि वो इवन साइन में गया है तो हम कहेंगे उसे वो शार सप्तांशा में गया है। तो एक प्लेनेट आपका डिपेंड करेगा इन 7 में से किसी न किसी सप्तांशा के अंदर जाएगा। अब मैं आपको बताता हूं आपकी संतान के साथ आपका कैसा रिश्ता होने वाला है। आप अपनी कुंडली निकाल लीजिए, इसको समझिए जो मैं बता रहा हूं। आप कुंडली में केवल ये देखिए कि आपका जो लग्नेश है, लग्न लॉर्ड, आपकी जन्म कुंडली का लग्नेश, D1 चार्ट का लग्नेश, वो देखिए इवन साइन में गया है या ऑड साइन में गया है। यदि वो ऑड साइन में गया है तो इस टेबल को फॉलो करेंगे, इवन साइन में गया है तो इस टेबल को फॉलो करेंगे। यदि वो ऑड साइन में गया है, सपोज वो 0 से 4 डिग्री 70 मिनट तक है, तो वो शार सप्तांशा में गया है, नमकीन सप्तांशा में गया है, बिटर सप्तांशा में गया है। तो ऐसे केस में आपकी संतान के साथ रिश्ते तो बने रहेंगे, मगर उनमें कड़वापन रहेगा। रिश्ते खत्म नहीं होंगे पूरी तरीके से, कड़वापन होगा एक हल्का सा। कड़वापन एक सर्टेन लिमिट तक रिक्वायर्ड होता है, उससे यदि ज़्यादा हो जाए तो भी वो खराब होता है, और कम हो जाए तो भी खराब होता है। जैसे हम सब्जी के अंदर नमक डालते हैं तो सॉल्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, कुछ ना कुछ क्वांटिटी में। उस क्वांटिटी से ज़्यादा हो तो वो कड़वा हो जाता है, और उससे कम हो तो वो स्वाद खराब हो जाता है। तो जब शार सप्तांशा के अंदर जाएगा
तो वो आपका ऑड साइन के अंदर गया है तो 0 से 4 डिग्री 17 मिनट, और इवन साइन में 25 डिग्री से लेकर 30 डिग्री के बीच में यदि आपका लग्न लोड जाता है तो उसे हम क्षार सप्तांशा मानते हैं। दूसरा नंबर पे आता है यदि वो आपके ऑड साइन के अंदर आपका लग्न लोड चला गया है और वो आपका सेकंड सप्तांशा 4 डिग्री 17 मिनट से लेकर 8 डिग्री 34 मिनट के अंदर है, तो हम उसको बोलेंगे वो क्षीर सप्तांशा के अंदर गया है, जिसे हम बोलते हैं मिल्क। और मिल्क का मतलब होता है जो लॉन्ग एंड यूजफुल, आपके रिश्ते लंबे समय तक चलेंगे और उपयोगी रिश्ते होंगे अपनी संतान के साथ। एक दूसरे की जरूरतें आप पूरी करते रहोगे, संतान आपकी जरूरत पूरी करेगी और आप संतान की जरूरत पूरी करोगे। यदि सेकंड सप्तांशा में वो ऑड साइन में गया या छठे सप्तांशा में वो इवन साइन में चला जाए, मतलब 21 डिग्री से लेकर 25 डिग्री तक यदि वो सम राशियों में गया है, तभी भी आपकी संतान के साथ आपके रिश्ते यूजफुल और अब काफी लंबे समय तक चलते रहेंगे। अब यदि वो ऑड साइन में थर्ड सप्तांशा में चला जाता है, लग्न लोड 8 डिग्री 34 मिनट से लेकर 12 डिग्री 51 मिनट तक ऑड साइन में चला जाए, तो उसको दही कर्ण सप्तांशा बोलते हैं, दही। तो देखिए पहले आपका मिल्क था, मिल्क से भी ज्यादा यूजफुल होता है दही, मिल्क से ही दही बनता है। तो इसके केस में आपको जब दही सप्तांशा में गया तो आपकी संतान से आपको एक्सपेक्टेड रिजल्ट मिलेंगे, एक्सपेक्टेड बेनिफिट मिलेंगे। आप उससे उम्मीद कर रहे हो कि उसका आईआईटी में सिलेक्शन हो, आप उससे उम्मीद कर रहे हो वो बहुत बड़ा घर आपको खरीद कर ले, आप उम्मीद कर रहे हो सरकारी नौकरी में जाए, आपका नाम रोशन करे, वो सब कुछ करेगा यदि दही सप्तांशा में गया है ऑड साइन के अंदर 8 डिग्री 34 मिनट एंड 12 डिग्री 51 मिनट तक। मगर इवन साइन के अंदर वो होना चाहिए आपका फिफ्थ सप्तांशा 17 डिग्री 8 मिनट से लेकर 21 डिग्री 25 मिनट तक। इसी तरीके से यदि आपका लग्न लोड लग्नेश आपके ऑड साइन के अंदर है, ऑड साइन में गया है आपके फोर्थ सप्तांशा में 12 डिग्री 51 मिनट से लेकर 17 डिग्री 8 मिनट तक, तो उसको बोलते हैं धृत, जिसे हम बोलते हैं घी। और घी होता है प्योर रिलेशन, दोनों के बीच में एक बहुत ही सीधा सच्चा रिश्ता होगा। माँ बाप अनकंडीशनल अपनी संतान को चाहेंगे, संतान अनकंडीशनल आपको चाहेगा, वो आप उस पर जान दोगे, संतान आपके ऊपर जान देगी। इस तरीके का बहुत ही प्योर काइंड ऑफ दोनों के बीच में रिलेशनशिप होगा। इस डिग्री में चाहे इवन साइन में आपका लग्न लोड गया है या ऑड साइन में लग्न लोड गया है, कहीं पर भी गया है तो 12 डिग्री से 17 डिग्री के बीच में आपका लग्न लोड कहीं पर भी बैठा हुआ है, तो आपकी संतान के साथ बोथ वे आपके बहुत प्योर टाइप रिलेशन होंगे। पांचवा कॉम्बिनेशन है यदि लग्न लोड ऑड साइन में 17 डिग्री 8 मिनट से लेकर 21 डिग्री 25 मिनट तक गया है, तो आप वो इक्षुरस सप्तांशा के अंदर होगा। इक्षुरस होता है गन्ने का रस। अब गन्ने का रस निकालने के लिए हमें उसे तोड़ना मोड़ना पड़ता है, मशीन के अंदर डालना पड़ता है, तभी हम रस पी पाते हैं। और साथ में आपकी गंदगी भी आती है और बहुत जगह पर इस रस को अलाउ भी नहीं करते पीना, क्योंकि मक्खी मच्छर सब चीज़ इसके ऊपर आकर बैठती हैं। तो अब ये मानकर चलिए कि यहाँ पर आपको आसानी से फल मिलने वाले नहीं हैं। आपको मीठा फल चाहिए तो आपको उसके ऊपर, रिश्तों के ऊपर, अपनी संतान के ऊपर बहुत एफर्ट करना पड़ेगा, जैसे गन्ने में से रस निकालने के लिए एफर्ट करते हैं। यदि आप एफर्ट करेंगे तो उसका फल आपको मीठा मिलेगा, ये मानकर चलेंगे। मगर इसी डिग्री पर वो आपका सपोज आ जाता है इवन साइन के अंदर आ जाता है, इन दैट केस वो इस दही सप्तांशा में होगा तो आपको एक्सपेक्टेड रिजल्ट मिलेंगे। छठा आता है यदि 21 डिग्री 25 मिनट से लेकर 25 डिग्री 43 मिनट तक वो आपका ऑड साइन में विषम राशि में है, तो ये अच्छी स्थिति नहीं है, वो मदिरा सप्तांशा में होगा। मदिरा का मतलब होता है लिकर। जब व्यक्ति लिकर या दारू कंज्यूम कर लेता है तो उसको होश नहीं होता, वो जो बातें करता है वो सतही तौर पर करता है, आपकी हर बात मान जाएगा उस समय पर, और सुबह जैसे ही नशा उतरेगा भूल जाएगा। तो जब इस सप्तांशा के अंदर ऑड साइन में हो तो आपके रिश्ते बनावटी होंगे, ये आप मानकर चलेंगे। रिश्ते क्या होंगे आपके? बनावटी होंगे। मगर इवन साइन के अंदर हो तो आप वो शीर सप्तांशा के अंदर आ जाता है तो आपके रिश्ते लॉन्ग एंड यूजफुल होंगे। मिल्क सप्तांशा में इवन साइन के अंदर 21 डिग्री 25 मिनट से लेकर 25 डिग्री 43 मिनट तक अच्छे रिश्ते हैं। लास्ट आपका सातवां सप्तांशा आता है यदि आपका ऑड साइन के अंदर लग्न लोड 25 डिग्री 43 मिनट से लेकर 30 डिग्री तक आए तो उसे नीर सप्तांशा बोलते हैं। नीर होता है ट्रांसपेरेंट रिलेशन, दोनों के बीच में कोई भी चीज छुपी हुई नहीं होगी। पिताजी बेटे से लेकर बात सारी चीजें बताएंगे, बेटा पिताजी को सारी चीजें बताएगा, माँ अपनी बेटी को सारी बात बताएगी, बेटी अपने पिता को सब बातें बताएगी। दोनों के बीच में ट्रांसपेरेंट रिलेशन होंगे। मगर यही वो इवन साइन में हो तो उनके बीच में
आपकी कड़वाहट, खट्टे मीठे रिश्ते होंगे, कंसिस्टेंट रिश्ते नहीं होंगे, दोनों के बीच में कड़वाहट होगी मगर रिश्ते बनते रहेंगे। तो अब इस टेबल को यूटिलाइज करके आप अपनी कुंडलियों में देख सकते हैं कि आपके अपनी संतान के साथ कैसे रिश्ते हैं। कई बार ये होता है कि हम कुछ समझ रहे होते हैं मगर दोनों के मन के अंदर अलग बातें होती हैं, वो थोड़े दिखावटी टाइप भी रिश्ते होते हैं, तो हम समझ भी नहीं पाते क्या इसके बेसिस पर हमारे ऊपर जो एक कॉम्बिनेशन लग रहा है वो सही लग रहा है या नहीं लग रहा है। अब आ जाते हैं यहाँ पर जेंडर ऑफ चाइल्ड, जिसमें बहुत लोगों का बहुत इंटरेस्ट होता है, मेरा लीस्ट इंटरेस्ट होता है इसमें। ये हमारे देश के अंदर गैर कानूनी है, तो ये केवल मैं एजुकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ, और इनमें जो एस्ट्रोलॉजिकल जितने कॉम्बिनेशन है उनकी 100% सटीकता नहीं होती। तो आप किसी को बताएं ना, मतलब मेरी ये सलाह होगी, क्योंकि हमारे यहाँ पे वैसे भी गैर कानूनी है। तो एजुकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से मैं यहाँ पर थोड़ा सा बता देता हूँ। एजुकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आपने ज़्यादा कुछ नहीं करना है। यहाँ पर चाइल्ड बर्थ से रिलेटेड जो भी कॉम्बिनेशंस हैं वो मैं यहाँ पर आपको एक कुंडली लेकर एक्सप्लेन कर देता हूँ। इसका आसान सा तरीका है, आप सप्तांशा कुंडली से हम ये पूरी तरीके से बता सकते हैं। मैं एक सप्तांशा कुंडली यहाँ से पिक कर लेता हूँ और आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा कि आप देखोगे किस तरीके से। देखिए, जेंडर जानने में बहुत लोगों का इंटरेस्ट होता है, पर हमारा बताने में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए, क्योंकि आप बता रहे हो तो एक पाप के भागी भी बन रहे हो। क्योंकि अब जिस व्यक्ति को बता रहे हो वो किस इंटेंशन से पूछ रहा है आपको पता नहीं, कल को पता लगे कि उसने भ्रूण हत्या कर दी, एबॉर्शन करवा लिया, तो उसके मौत के जिम्मेवार हम भी साथ में हो जाएंगे, क्योंकि हमने बताया है तभी तो उसने करवाया। और वो हो सकता है आपकी बात गलत ही हो, क्योंकि इसमें एस्ट्रोलॉजी में कोई भी चीज़ 100% कभी भी करेक्ट नहीं होती। फिर भी मैं आपको बता देता हूँ, राशि पुरुष राशियाँ होती हैं 1, 3, 5, 7, 9, 11। स्त्री राशियाँ होती हैं फीमेल साइन 2, 4, 6, 8, 10, 12। मेल जो प्लेनेट होते हैं वो होता है आपका सन या सूर्य, मार्स या मंगल, जुपिटर या गुरु। 3 मेल प्लेनेट हैं, 2 फीमेल प्लेनेट होते हैं, मून एंड वीनस, शुक्र एंड चंद्रमा। और 2 आपके नपुंसक ग्रह जिन्हें बोलते हैं यूनक प्लैनेट्स होते हैं, आपका सैटर्न एंड मरकरी। अब आपको क्या ध्यान रखना है, आपको जब भी संतान देखनी है, मैं पहली संतान की बात कर रहा हूँ, फर्स्ट चाइल्ड। तो आपको ये देखना है फर्स्ट चाइल्ड के लिए सप्तांशा चार्ट का लग्न में कौन सा साइन है वो देखिए। पहला पैरामीटर, मल्टीपल पैरामीटर है, आप नोट कर लीजिए, मैं नोट करके नहीं दूंगा, जिसको शौक है वो नोट कर सकते हैं। सबसे पहले लग्न का साइन देखिए, ऑड होगा या इवन होगा। इवन है तो इसका मतलब मेल चाइल्ड होने की पॉसिबिलिटी होगी, ऑड है तो मेल चाइल्ड होने की पॉसिबिलिटी होगी, इवन है तो फीमेल चाइल्ड होने की पॉसिबिलिटी। पहला पॉइंट है केवल ये, नोट करते जाइए मैं कौन कौन से पॉइंट बता। दूसरा नंबर देखिए, आप लग्न में कोई प्लेनेट बैठा है क्या। सेकंड, यदि वो मेल प्लेनेट बैठा हुआ है तो मेल आपका होगा, और फीमेल प्लेनेट बैठा हुआ है तो फीमेल होगा। पॉइंट नंबर 2। पॉइंट नंबर 3, लग्न लॉर्ड यदि कहाँ पे बैठा है, ये देखिए लग्न लॉर्ड। तो लग्न लॉर्ड यदि ऑड साइन में जाकर बैठ गया है तो आप ये मान के चलिए वो मेल चाइल्ड का कॉम्बिनेशन है, और लग्न लॉर्ड यदि इवन साइन में चला गया है तो फीमेल चाइल्ड का कॉम्बिनेशन है। नंबर 4, ये आपका लग्न से रिलेटेड हो गया, काम खत्म। अब आप देखिए 5th हाउस में कौन सी राशि है, D7 चार्ट की 5th हाउस में कौन सी राशि है। ऑड है तो पुरुष प्लेनेट हो गया, पुरुष है मेल पैदा होगा, और इवन है तो फीमेल होगी। फिर आप देखिए 5th हाउस के अंदर कौन सा प्लेनेट बैठा है, यदि वो मेल प्लेनेट बैठा है तो आपको मेल होगा, और यदि फीमेल प्लेनेट बैठा है तो आपका फीमेल होने की पॉसिबिलिटी है। फिर आप देखिए कि 5th लॉर्ड कौन है, 5th लॉर्ड किस राशि में जाकर बैठा है। 5th लॉर्ड, तो 5th लॉर्ड जिस भी राशि में जाकर बैठा होगा, यदि ऑड में जाकर बैठा है तो वो आपका मेल होगा, और इवन में जाकर बैठा है तो फीमेल होगी। अब आप देखिए जुपिटर गुरु को, कि गुरु किस राशि के अंदर जाकर बैठा हुआ है। तो गुरु यदि ऑड साइन में बैठा हुआ है तो ये मान के चलिए कि मेल होगा, और इवन साइन में बैठा है तो फीमेल होगा। इसके बाद अभी यहीं पर आपको नहीं रुकना है, ये जो मैंने पॉइंट बताए। इसके बाद आपने देखा है लग्न को कौन से प्लेनेट एस्पेक्ट कर रहे हैं। यदि बेनिफिक प्लेनेट एस्पेक्ट कर रहे हैं तो पुत्र प्राप्त होगा,
मेलिफिक एस्पेक्ट कर रहे हैं तो पुत्री प्राप्त होगी। फिफ्थ हाउस को कौन एस्पेक्ट कर रहा है, मेलिफिक एस्पेक्ट कर रहे हैं तो पुत्री प्राप्ति होगी। बेनिफिक एस्पेक्ट कर रहे हैं तो पुत्र प्राप्त होगा। जुपिटर को कौन एस्पेक्ट कर रहा है, यदि मेलिफिक कर रहे हैं तो पुत्री होगी, बेनिफिक कर रहे हैं तो पुत्र प्राप्त होगा। अब इसके बाद अब ये देखिए कि आपका जो फिफ्थ लॉर्ड है जुपिटर है, वो कहीं 6-8-12 में तो जाकर नहीं बैठ गए। यदि वो 6-8-12 में जाकर बैठ गए हैं, आपका फिफ्थ लॉर्ड 6-8-12 में जाकर बैठ गया तो पुत्री प्राप्ति होगी, और वो केंद्र और त्रिकोण में बैठा है तो पुत्र प्राप्त होगा। लग्न लॉर्ड आपका 6-8-12 में जाकर बैठ गया है तो आपको पुत्री प्राप्ति होगी, और केंद्र और त्रिकोण में बैठा हुआ है तो आपको पुत्र प्राप्त होगा। 2, 3, 11 में दोनों ही पॉसिबिलिटी होती है, मेल भी हो सकता है और फीमेल भी हो सकता है। इसी तरीके से आपने जुपिटर को भी देखना है। फर्दर आपको यह भी देखना है कि वो आपके ये तीनों ही प्लैनेट, लग्न लॉर्ड, फिफ्थ लॉर्ड और जुपिटर, क्या वो पुरुष राशि, वो स्वराशि के हैं, उच्च के हैं, मित्र राशि में हैं तो पुत्र प्राप्ति होगी, और यदि वो शत्रु राशि में और नीच के हैं तो पुत्री प्राप्ति होगी तीनों। तो इतने सभी पैरामीटर्स को आप लगा लीजिए, देखिए किसकी नंबरिंग ज्यादा आ रही है। यदि पुत्र प्राप्ति की नंबरिंग ज्यादा आ रही है तो डेफिनेटली पुत्र प्राप्त होगा। डेफिनेटली वर्ड बोल दिया एंड में मैंने, जो डेफिनेटली को कट कर दो, मतलब पुत्र प्राप्त होने की पॉसिबिलिटी काफी होगी। मतलब एक्सपीरियंस में रह रहा है कि ये कॉम्बिनेशन बिल्कुल सटीक जाता है, सटीक जाता है। और आपको दूसरी संतान के लिए देखना है तो भी मैं नियम बता देता हूं। पहली संतान के नियम तो आप देख लीजिए। दूसरी संतान में आप क्या करिए, जब उसकी प्राप्ति होने वाली हो, वुमन प्रेग्नेंट हो, उस समय पर उसकी दशा, अंतरदशा, प्रत्यांतर दशा, तीनों प्लैनेट्स पर ये ही रूल लगा दो। अभी जो मैंने पहली संतान के लिए लग्नेश, और D7 में ही लगाना है लग्नेश, पहली संतान के लिए फिफ्थ लॉर्ड और जुपिटर, इन तीनों पे जो रूल मैंने लगाए थे, और आपका पहला भाव, पांचवा भाव पे जो रूल लगाए थे, वो दूसरी संतान के केस में, अब जिससे आपको जब पता लग रहा है कि कब प्राप्ति होने वाली है, उस समय की महादशा लॉर्ड, उस समय का अंतरदशा लॉर्ड और उस समय का प्रत्यांतर दशा लॉर्ड, तीनों प्लेनेट को आप पकड़ लीजिए। और तीनों प्लेनेट पर यही रूल लगाइए कि वो इवन साइन में बैठे हैं या आउट साइन में बैठे हैं, उन्हें कौन प्लेनेट एस्पेक्ट कर रहा है, 6-8-12 में बैठे हैं। तो इसको मैं एक बार समअप कर देता हूँ। यहाँ पर इसको मैं समझाने की कोशिश करता हूँ क्योंकि मैंने बहुत सारी चीज़ें बोल दी हैं। सबसे पहले देखना है आपको लग्न ऑड साइन है, तो यहाँ पर हम कहेंगे कि इसको मेल होगा, पहला पॉइंट हो गया। अब मैं देखूंगा लग्न लॉर्ड सन स्वयं राशि का और केंद्र में बैठा हुआ है, अच्छी स्थिति में बैठा है, 6-8-12 में नहीं बैठा हुआ है, ऑड साइन में ही बैठा हुआ है, इसका मतलब ये भी आपकी संतान मेल देगा। अब मैं पकड़ता हूँ फिफ्थ लॉर्ड भी ऑड साइन, 5वें भाव में ऑड साइन है, तो ये भी मेल चाइल्ड को इंडिकेट कर रहा है। फिफ्थ लॉर्ड भी ऑड साइन में बैठा है तो ये भी मेल साइन को इंडिकेट कर रहा है। अब मैं देख लेता हूँ यहाँ पर जुपिटर जो कारक है वो भी ऑड साइन में बैठा है, तो सब ये पैरामीटर मेल चाइल्ड को इंडिकेट कर रहे हैं इस पर्टिकुलर D7 चार्ट के अंदर। अभी खत्म नहीं हुई है बात। अब मैं देखूंगा कि लग्न लॉर्ड को कोई एस्पेक्ट कर रहा है क्या, और लग्न को कौन एस्पेक्ट कर रहा है। यहाँ पर हम देखते हैं कि लग्न को भी कोई एस्पेक्ट नहीं कर रहा और लग्न लॉर्ड को भी कोई एस्पेक्ट नहीं कर रहा, कोई दिक्कत नहीं है। एस्पेक्ट नहीं कर रहा तो उसका कोई असर नहीं होगा। अब हम देखते हैं फिफ्थ हाउस पर किसका असर है। तो फिफ्थ हाउस राहु केतु एक्सिस में है, तो ये एक तरीके से नेगेटिव पॉइंट है राहु केतु एक्सिस में, और फिफ्थ लॉर्ड भी राहु केतु एक्सिस में आ गया, तो ये भी एक नेगेटिव पॉइंट हो गया। यहाँ पर फिफ्थ हाउस और फिफ्थ लॉर्ड का ये नेगेटिव पॉइंट है, तो यहाँ पर अब फीमेल मार कर दोगे, फीमेल मार कर दिया। और इस तरीके से हम इन सभी चीज़ों को देख लेंगे। यदि आपका मेल का नंबर ज़्यादा आ रहा है, जो भी मैंने पॉइंट बोले थे उन सभी को नोट कर लीजिए। मेल का नंबर ज़्यादा आ रहा है तो वो मेल चाइल्ड होगा, और फीमेल का नंबर ज़्यादा आ रहा है तो फीमेल चाइल्ड होगा। कॉम्बिनेशन बहुत सारे हैं, एक मैं आपको और दूसरे कुंडली में लगाकर बता देता हूँ एक बार टाइम बीइंग। और ये फर्स्ट संतान के लिए ध्यान रखना कि किस तरीके से चेक करूंगा। मल्टीपल पैरामीटर्स है, सभी को नोट करोगे आप। 15 से 20 पैरामीटर्स आएंगे जो मैंने बोले थे, आप नोट कर लेना जो मैंने बोले हैं। ये मैंने इसका कोई नोट्स टाइप बनाया नहीं है, PDF नहीं बना हुआ है, वरना मैं दे देता, क्योंकि मैं आपका PDF बना कर मैं पढ़ाना नहीं चाहता। पर मैं सप्ताह चार्ट बता रहा हूँ तो इसकी यूटिलिटी है, इसलिए मैं इसे एक्सप्लेन कर रहा हूँ। आप मेरी बातें सुनिएगा, नोट करिएगा। यदि आपको जेंडर पता करना है, इससे बेहतर कोई टेक्निक नहीं है। और भी टेक्निक्स हैं जो कि काम करती हैं। ये भी CS पटेल सर की टेक्निक है। एक MR पटेल थे, वो 100% प्रेडिक्शन सही दे पाते थे, उनकी भी ये वन ऑफ द टेक्निक है, यूजिंग द सप्तांशा, जो मैं यहाँ पर बता रहा हूँ। अब देखिए इस व्यक्ति के लिए देखना है तो पैरामीटर्स आप नोट करिए। लग्न में 7 साइन है सप्तांश में, और मेल चाइल्ड। अब लग्न लॉर्ड को पिक करिए, ऑड साइन में गया होगी,
मेल चाइल्ड। ये दोनों पैरामीटर आपके मेल चाइल्ड को इंडिकेट कर रहे हैं। लग लॉर्ड को देखिए मेलिफिक प्लेनेट एस्पेक्ट कर रहे हैं, तो फीमेल चाइल्ड। तीन पैरामीटर में से 2 मेल आया, तीसरा फीमेल आया। अब आ जाइए आप 5th हाउस पर। तो 5th हाउस को यदि मैं पकड़ता हूं तो जो 5th हाउस में ऑड साइन है मेल चाइल्ड, इसके बाद 5th लॉर्ड इवन साइन में है, दैट इज ए फीमेल चाइल्ड। 5th लॉर्ड को बेनिफिक प्लेनेट देख रहा है आपका। 5th लॉर्ड को कौन देख रहा है? जुपिटर देख रहा है बेनिफिक प्लेनेट। इट मीन्स इट इज ए मेल चाइल्ड। ये ऐड हो गया अब आपका। अब मैं आ जाता हूँ जुपिटर पर। तो ये जुपिटर हो गया, जुपिटर इवन साइन में, दैट इज ए फीमेल चाइल्ड। जुपिटर को आपका सैटर्न एस्पेक्ट कर रहा है, जुपिटर को मार्स एस्पेक्ट कर रहा है, 2 मेलिफिक एस्पेक्ट कर रहे हैं, तो दैट इज ए फीमेल चाइल्ड। फीमेल चाइल्ड का इंडिकेशन हो गया। अब मैं देखता हूँ लग्न लॉर्ड आपका लाभ भाव में है, तो ये मेल चाइल्ड होगा। अब मैं देखता हूँ 5th लॉर्ड जाकर बैठ गया 6ठे भाव में, दैट इज ए फीमेल चाइल्ड। 5th लॉर्ड जाकर बैठ गया आपका, दैट इज जुपिटर बैठ गया 12वें भाव में, दैट इज ए फीमेल चाइल्ड। इतने सारे आपने कॉम्बिनेशन ऐड कर लिए। अब इसमें देख लीजिए मेल के कॉम्बिनेशन आपको ज़्यादा नजर आ रहे हैं या फीमेल के कॉम्बिनेशन ज़्यादा नजर आ रहे हैं, वही पहली संतान इसकी होने वाली है। दूसरी संतान में हम इसी तरीके से महादशा लॉर्ड, अंतरदशा लॉर्ड और प्रत्यंतर दशा लॉर्ड पर लगाने की कोशिश करेंगे। तो इस चीज़ पर मैं ज़्यादा फोकस नहीं कर रहा हूँ। आपको ये मैंने जो कॉम्बिनेशन बनाए हैं इन्हें आप लगा कर देख सकते हैं, इनकी क्या एक्यूरेसी है वो आप देख सकते हैं, क्योंकि कोई भी एक टेक्निक जेंडर पूरी तरीके से नहीं बता पाती। इसके अंदर अब और भी अलग अलग टेक्निक्स लगाते हैं, तो उसमें कई सारी टेक्निक्स मैं भी कराता हूँ, पर D7 की जो यूटिलिटी है वो इतनी है। तो आपको मेरा आज का ये क्लास कैसी लगी, वीडियो कैसा लगा, कमेंट ज़रूर करिएगा, जिससे कि मैं आगे उसके अंदर कुछ इम्प्रूवमेंट लाने की कोशिश करूं। और आप इस सीरीज़ को देखते रहिएगा, और भी जो पॉसिबल डिविजनल चार्ट्स हैं उन्हें मैं लेकर आने की कोशिश करूंगा। और यहाँ पर मेरा जो ज़्यादा पर्पज़ है वो उन डिविजनल चार्ट को लेकर आना है जो कि डिविजनल चार्ट अक्सर पब्लिक डोमेन में नहीं है। एक और मैं एंड में अपील करूँगा, यदि कोई कहीं के स्टूडेंट आईकास, भारतीय विद्या भवन या किसी और इंस्टीट्यूट के स्टूडेंट्स यदि मेरे इस वीडियोस को देख रहे हैं, तो जैसा कि मैंने सब जगह से कई बार आचार्य या जो भी विशारद वगैरह के कोर्स हैं वो सब किए हैं और इसी प्रयास में किए थे कि कुछ सीखने को मिले, मगर मैं बहुत डिसअपॉइंट हुआ कि डिविजनल चार्ट का नाम तक नहीं लेते, केवल बनाना बता देते हैं। मैथमेटिकल एस्ट्रोलॉजी में कहीं पर भी नहीं पढ़ाया जाता है। तो जो भी इंस्टीट्यूट ऐसा कर रहे हैं वो आपके साथ बहुत इनजस्टिस कर रहे हैं। फिर आप एस्ट्रोलॉजी सीख कर नहीं आ रहे, वहाँ पर एक एग्ज़ाम देकर एक कागज़ का टुकड़ा लेकर आ रहे हैं जिस पर आपकी डिग्री आचार्य लिखी होती है या कुछ लिखी होती है। तो आप अपने जो भी गुरु हैं उनको इंसिस्ट करें कि आपको वो बाकी कराएं या ना कराएं। वो कह दो प्रोफेशन मत कराओ, कह दो मेडिकल एस्ट्रोलॉजी मत कराओ, उन्हें कह दो आप मैथमेटिकल एस्ट्रोलॉजी मत कराओ, कुछ भी ना कराओ, मगर डिविजनल चार्ट जरूर कराओ, क्योंकि अल्टीमेटली एक एस्ट्रोलॉजर प्रेडिक्शन करने के लिए ही एस्ट्रोलॉजर बनता है, ना कि कोई एग्जाम पास करने के लिए, मार्क्स लेने के लिए। उसका जो पर्पस होता है प्रेडिक्शन होता है। और जब तक डिविजनल चार्ट आपको देखना अच्छे से नहीं आएगा, समझ में नहीं आएगा, इंटरनली नहीं समझ में आएगा, तब तक आप एस्ट्रोलॉजर नहीं बन सकते। नमस्कार।